अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काजमी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज की जरा हम बात करेंगे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर, और जिस तरह से दोनों कंट्रीज के रिलेशंस हैं, तो उसमें मीडिया का कितना रोल है, क्योंकि हमारे यहाँ से भी जो पाकिस्तान का मीडिया है वो भी अक्सर बुरा बुरा ही बताता है। और जाहिर है कि हिंदुस्तान से भी हम कुछ इसी तरह की न्यूज़ देखते हैं, लेकिन फिर भी बहुत बातें सच्ची भी होती हैं। लेकिन मीडिया कितना इम्पोर्टेंट है दोनों कंट्रीज के रिलेशंस के लिए, और सबसे ज्यादा कितनी पाबंदी हिंदुस्तान में है बात करने पे, और पाकिस्तान का तो खैर सब जानते ही हैं कि यहाँ पर बहुत ज्यादा मॉनिटर किया जाता है, बहुत ज्यादा कंट्रोल किया जाता है मीडिया को। तो इस पे हम बात करेंगे। और आज हमारे साथ हैं जी हिंदुस्तान के जर्नलिस्ट आलोक राजन। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। थैंक यू आरजू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे इस काबिल समझा और बुलाया अपने शो पर। थैंक यू सो मच। और आलोक जी की हम वीडियोस देखते रहते हैं और अक्सर ट्विटर के ऊपर भी आती है। और जैसे मैं पहले भी उनसे बात कर रही थी शो से पहले, कि जैसे ही वीडियो आती है मैं सोचती हूँ बस आज वाट लगने वाली है, फिर आलोक जी के हाथ कुछ आ गया है। तो क्या कहेंगे आलोक जी, आपके मीडिया कितना इम्पोर्टेंट है हिंदुस्तान पाकिस्तान के रिलेशंस को लेकर? और अगर कोई वीडियो ऐसी आती है जिसमें क्रिटिसाइज किया गया है, तो उसको नेगेटिव लेना चाहिए या उससे कुछ ना कुछ सीख के अपने आप को ठीक करने की जरूरत होती है? और लास्ट में ये भी कहूंगी कि बहुत बार ऐसा भी तो हो सकता है कि एक सिर्फ हिंदुस्तानी पाकिस्तानी होने की वजह से हम एक दूसरे के ऊपर क्रिटिसाइज कर रहे हो, बात इतनी बड़ी ना हो। आरजू जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। और देखिए, मुझे लगता है कि वहाँ की मीडिया के बारे में आप ज्यादा जानते हैं, यहाँ की मीडिया के बारे में जानता हूँ। लेकिन देखिए, दोनों जगहों पे कुछ ना कुछ तो है। और हालांकि यहाँ पर मीडिया बहुत ज्यादा बंधा हुआ नहीं है, क्योंकि अगर आप यूट्यूब खोलेंगे, बाकी चैनल्स खोलेंगे, तो आपको सरकार के खिलाफ बोलने वाले, मोदी के खिलाफ बोलने वाले, आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएगी। तो वैसी एकदम हार्ड एंड फास्ट नहीं कि बहुत ज्यादा गला घोंट के रखा गया है। दूसरी बात कि अगर हम इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस की बात करें, तो देखिए, ये रिलेशंस कोई भी दो देश हो, दो व्यक्ति हो या दो समुदाय हो, भरोसे पर कायम होता है। एक दूसरे पर भरोसा होना चाहिए। और मुझे लगता है कि 1948 से, जब से आप अलग हुए, पाकिस्तान अलग हुआ, नया देश बना, तब से ये भरोसा नहीं है। बीच में कई बार ऐसे कदम उठाए गए जिनसे थोड़ा भरोसा बना, लेकिन फिर कुछ ना कुछ बैकएंड में कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि फिर दोनों तरफ से तलवारें खींच जाती हैं और फिर से उसी पुराने ट्रैक पर चले जाते हैं। इसमें मीडिया का रोल बड़ा जबरदस्त है। क्योंकि देखिए, ये हम भी जानते हैं कि पाकिस्तान की मीडिया में भारत के खिलाफ बातें की जाती हैं, इंडिया के मीडिया में पाकिस्तान के खिलाफ बातें की जाती हैं। ये कोई नई या लुकी छुपी बात नहीं। लेकिन इसमें क्या होता है कि कभी कभी तो चीजें सच्ची आती हैं, कभी आपका मीडिया भी सच बोलता है, हमारा मीडिया भी सच दिखाता है, सच बोलता है। तो उससे दुश्मनी बढ़ाने की बजाय मुझे लगता है कि जो बात आपने कही, कि उससे हमें सीखना चाहिए। जो बुरी चीजें आप छोड़ दीजिए, जो अच्छी चीज है, मान लो 100 चीज बुरी है, उसमें से एक चीज अच्छी है, तो आप उन 100 चीजों को छोड़ दो, एक चीज तो लो, एक चीज तो सीखो। तो ये बहुत जरूरी है। और भरोसा होना बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे हिसाब से। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मगर साथ साथ हमने ये भी देखा है कि जैसे अभी एससीओ समिट हुई थी, और उसके लिए पाकिस्तान में कहा जा रहा था कि जी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने बात नहीं की भारतीय प्राइम मिनिस्टर से। अब इसी चीज को आप इंडिया में समझ लीजिए, और अपना प्राइम मिनिस्टर का नाम बदल के अब आप सोचिए कि वहां भी यही बात की गई कि जी ने जो है वो भारतीय प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर से बात नहीं की, उनको छोड़ के बाकी हर एक से बात की। तो आप एक तो समिट को आप कैसे देखते हैं, और आपके ख्याल से उसमें आगे कुछ प्रोग्रेस हो सकती थी, बातचीत हो सकती थी, और क्या इस तरह की न्यूज लगाना मीडिया के लिए, दोनों तरफ के मीडिया के लिए ठीक है? देखिए, एससीओ एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, और वहां पर देश के कह रहा हूं, मतलब दुनिया के गिने चुने बड़े मजबूत, उसमें इंडिया भी है, चाइना भी है, पाकिस्तान भी है, और भी देश है। बड़ा मंच था, और वहां पर कोशिश की जा सकती थी। लेकिन ये कोशिश कैसे होगी? इसके पीछे एक बैकग्राउंड बनाना पड़ेगा, एक वैसा भरोसा कायम करना पड़ेगा। वो पिछले कुछ सालों में आपको याद होगा कि इमरान खान ने जब 370 आर्टिकल हटाया गया जम्मू कश्मीर से, जो कि भारतीय संविधान के मुताबिक था, संविधान में लिखा था कि टेम्पररी है, उसके मुताबिक हटाया गया। उस पर उन्होंने भारत से सारे संबंध बंद कर दिए, रिलेशन बंद कर दिए, ट्रेड बंद कर दिया, सब कुछ बंद कर दिया। और मुझे लगता है कि आजू जी, आपको ज्यादा वहां के हालातों के बारे में पता होगा कि ट्रेड बंद करने से कितने नुकसान में वहां की कारोबारी गए हैं या इकोनॉमी गई है। दूसरी बात आते हैं कि उसके बाद से कोशिश नहीं हुई। और आपकी तरफ से ये जिद पे रहा गया कि भाई, जब तक कश्मीर का इशू जो है वो सॉल्व नहीं होगा, या आप रिवोक नहीं करते 370 को, तब तक हमारी कोई बातचीत नहीं होगी। देखिए, इसकी दो बातें हैं।
भारत के लिए इसका कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि पिछले 75 साल से कश्मीर की जो स्थिति है पाकिस्तान के लिए वो वैसी ही है। ना कश्मीर आपका हो गया, ना हमने पीओके पे अभी कब्जा कर लिया है। लेकिन हाँ, 370 हटाने के बाद से वहां पर जो काम शुरू हुए हैं, लाइक इसका नतीजा है कि यूएई, सऊदी अरब जैसे बड़े जो देश हैं, मुस्लिम ममालिक हैं, मुस्लिम उम्मा के सदस्य हैं, पावरफुल कंट्रीज हैं, वो वहां पे इन्वेस्टमेंट के लिए आ रही है। तो देखिए, अब यहाँ पर तो आपका कश्मीर मुद्दा बहुत कमजोर पड़ गया, लेकिन आप जिद पकड़ के बैठे हुए हो, और उस जिद का नुकसान आपको ज्यादा है, इंडिया की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दूसरी बात कि एससीओ मीटिंग, ये बात सही है कि अच्छा मंच था, बातचीत करते, कुछ बात आगे बढ़ती। लेकिन दोनों तरफ से देखिए, ये ऐसा नहीं है कि मीडिया ने बोल दिया, मीडिया ने शुरू कर दिया तो वही हो जानी चाहिए। ये एक प्रॉपर चैनल के थ्रू होती है, डिप्लोमेटिक चैनल्स होते हैं जो बैक एंड पे बात कर रहे होते हैं, फिर चीजें फिक्स होती हैं, मीटिंग करनी है नहीं करनी है। लेकिन चूंकि अब देखिए, एससीओ मीटिंग में क्या हुआ, पीएम मोदी ने बात की फूड सिक्योरिटी की, रीजनल सेफ्टी की, डेवलपमेंट की, कनेक्टिविटी की, जो एशियन कंट्रीज हैं। और माननीय शहबाज शरीफ साहब ने क्या किया, उन्होंने फिर से वही कश्मीर मुद्दा जो पिछले कई सालों से, मतलब 75 सालों से हर प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान की तरफ से उठाया जाता है। तो आप ये फर्क को महसूस कीजिए कि एजेंडा जो है वो हम हम्म। कहाँ आगे बढ़ चुके हैं, और उधर से एजेंडा अभी तक कहाँ अटका हुआ है। बिल्कुल, एक मुझे याद आ रहा है कि एक टाइम पे हम लोग वो डीवीडीज देखा करते थे ना इंडियन मूवीज के लिए, तो वो जब वो थोड़ी खराब हो जाती थी ना, तो वो आगे बढ़ती नहीं थी, दोबारा वही सीन लग जाता था। तो मुझे लग रहा है कि इस किस्म की प्रॉब्लम जो है वो पाकिस्तान की तरफ से है कि हम कहीं भी जाएं, हमें सिवाय कश्मीर के कोई और बात करते नहीं, जो कि मेरे ख्याल से बहुत गलत है और इसका नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है। आलोक जी, आपने देखा है कि आजकल आप क्या कहेंगे कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, हमारे टीवी चैनल्स हैं, चाहे वो पाकिस्तान के हो या हिंदुस्तान के हो, उनके ऊपर लोगों ने देखना कम कर दिया है, उन पे बिलीव करना कम कर दिया है। उसके बजाय यूट्यूब और सोशल मीडिया और इस किस्म के प्लेटफॉर्म्स जो हैं, उसके ऊपर लोग ज्यादा न्यूज चेक कर रहे हैं। उसकी क्या रीजन है? क्योंकि पाकिस्तान में तो ऐसा बहुत है कि लोगों ने न्यूज चैनल्स काफी कम कर दिए हैं देखना, उसके बजाय किसी न किसी के, चाहे वो जर्नलिस्ट टीवी के ही क्यों ना हो, उनके जाकर यूट्यूब चैनल्स देखे जाते हैं या फिर सोशल मीडिया चेक किया जाता है। देखिए आरजू जी, ये बात बिल्कुल सही है। और देखिए, मीडिया को बदलना पड़ेगा। मीडिया ने पिछले कुछ सालों से जिस तरह का रूप अख्तियार किया है वो सही नहीं है। लोगों के पास पहले विकल्प नहीं होते थे, लेकिन जब से इंटरनेट आया, सस्ता इंटरनेट मिला, 4G आ गया, 5G आने वाला है, तो अब क्या हुआ है कि जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो लोगों के हाथ में पहुंच गया है, मुट्ठी में पहुंच गया है। लोग वेट नहीं करते कि फलां का शो आएगा टीवी पर, मैं देखूंगा और उससे जो जानकारी मिलेगी वही सही होगी। लोग अब क्रॉस चेक करना शुरू कर दिया है लोगों ने, कि जो टीवी पे दिखाया जाता है क्या वो सही बोला उन्होंने, उसको क्रॉस चेक करना है डिफरेंट सोर्सेज से। तो इससे क्या हुआ है कि क्रेडिबिलिटी मीडिया की घटी है। और क्रेडिबिलिटी घटने का मतलब यही होता है कि लोगों को उसमें वो चीज नजर नहीं आ रही है जो एक्चुअल में आनी चाहिए। और वो चीज आपको ऑल्टरनेटिव मीडिया पे, जो सोशल मीडिया है, जो यूट्यूब हो, ट्विटर हो, आपको शायद पता ही होगा कि सबसे पहली जो खबर हम लोग भी देखते हैं वो ट्विटर के माध्यम से ही देखते हैं। और अखबार छोड़ दो, बाकी छोड़ दो, ट्विटर पे जल्दी आ जाती है। तो ये है कि दर्शक के पास अब ऑप्शंस हैं खबर देखने का, पढ़ने का, एनालिसिस समझने का। जिसको जो भाता है, किसी को सिर्फ खबर चाहिए ट्विटर चला जाता है, किसी को एनालिसिस चाहिए तो यूट्यूब पे जो जर्नलिस्ट है उसको फॉलो करता है, उसकी एनालिसिस सुनता है। ये चीजें टीवी में मिसिंग है। और टीवी को ये समझना होगा कि दौर बदल गया है। अब वो पुराने ढर्रे से आप काम नहीं कर सकते। आपको नए जमाने से, और जो नए आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं उनको समेट कर, उनको साथ लेकर और उनके हिसाब से काम करना पड़ेगा। ये बात है। और इसमें जो जो लोग कर रहे हैं, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो जर्नलिस्ट ना हो, एनालिस्ट हो, कुछ भी हो, उनके ऊपर कितनी जिम्मेदारी आ जाती है कि वो न्यूज़ को सही से बताएं। और क्योंकि बहुत टाइम ऐसा भी देखा है हमने कि वो टीवी चैनल्स पे कुछ और बात करते हैं, और जब वो टीवी चैनल से निकल कर यूट्यूब पर आते हैं तो कुछ और बात करते हैं, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर वो चाहते क्या है। तो आपके ख्याल से कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक चाहे जर्नलिस्ट हो या कोई भी हो, उसका एक ही पॉइंट ऑफ व्यू रहे, चाहे वो किसी भी जगह हो, चाहे टीवी पर हो या यूट्यूब पे। ये बहुत बड़ी बात कही आपने आरजू जी। देखिए, इसमें सारी जिम्मेदारी जो है वो जर्नलिस्ट की है। जर्नलिस्ट अगर सेम पॉइंट पे दो प्लेटफॉर्म पे अलग अलग बातें करता है, इट मीन्स कि वो जर्नलिस्ट नहीं है। उसको अपनी बातों पर कायम रहना पड़ेगा। वो चाहे टीवी के लिए बात कर रहा हो, चाहे अखबार के लिए बात कर रहा हो, कम से कम जो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है वो बदल नहीं सकता। अगर बदल रहा है, देखिए अब क्या होता है,
एक चैनल, मान लीजिए फला एबीसी चैनल है, उसने उसका एक एजेंडा है, उस एजेंडे पे उसको चलना है, तो वो जो अपने यहाँ बातें करवाएगा वो अपने एजेंडे के हिसाब से करवाएगा। अब ये डिपेंड करता है उस जर्नलिस्ट को कि क्या वो उसके यहाँ काम करना है, या क्या उसके यहाँ उसको अपनी बातें करनी है कि नहीं करनी है। और अगर जर्नलिस्ट सेम टॉपिक पे अपने जो पर्सनल उसका स्पेस है वहां पर आकर वो दूसरी बातें करता है, तो फिर जर्नलिस्ट पर से भरोसा कम होता है। तो ये हम पत्रकारों को ये बात समझनी पड़ेगी कि कहीं भी रहें, जिस प्लेटफॉर्म पे भी रहें, आपका पॉइंट ऑफ व्यू एक ही होना चाहिए, एजेंडा नजर नहीं आना चाहिए। क्योंकि जैसे ही एजेंडा नजर आता है, फिर आप कटघरे में खड़े कर दिए जाते हो। बिल्कुल ठीक। एक चीज़ और मुझे बताइए कि भारत में बोलने की आज़ादी कितनी है? वैसे तो हम देखते हैं आपके यहाँ राना अयूब और बहुत सी जर्नलिस्ट हैं जो कुछ भी बात करती हैं, लेकिन आपके यहाँ ही की एक फीमेल जर्नलिस्ट जो है उन्होंने मुझे कहा कि भारत में बहुत से जर्नलिस्ट ऐसे हैं जिनको अरेस्ट कर लिया जाता है और उसके बाद कोई केस भी नहीं बनता, सालों से वो जेल में है। तो वो खुद भी कह रही थी कि वो बात करते हुए थोड़ा सा वो एहतियात कर रही थी या थोड़ा सा वो परेशान थी कि वो क्या बोलें और क्या ना बोलें। तो क्या वाकई ऐसा है? क्योंकि पाकिस्तान में तो है, पाकिस्तान में तो सभी जानते हैं, उठा के भी ले जाते हैं, उसके बाद सॉफ्टवेयर अपडेट करके भी जो है वो वापस छोड़ दिया जाता है। क्या भारत में भी ऐसा ही है? मुझे लगता है कि पता नहीं आपकी किससे बात हुई है, आई डोंट नो, बट बहुत शीबा कम असलम, चांसेस चले है मैं ऐसे। नाम भी बता देती हूँ। अच्छा तो, शीबा शीबा जी। अच्छा, अगर ऐसी रोक टोक होती तो अब तक राणा यू बाहर घूम रही है, क्या वो बाहर घूम रही होती? या जो भी ऐसे बात करते हैं, एक तरफा बात करते हैं, बहुत सारी चीजें। तो अगर बोलने की आजादी पर रोक होती सरकार की तरफ से या किसी भी तरफ से, उन पर क्या कहते हैं, पाबंदी लगाई गई होती, तो ऐसा नहीं होता। आपको पता है, आपने देखा होगा, सैकड़ों ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं जो सरकार की गलत नीतियों की आलोचना करते हैं, जो काम के खिलाफ जाते हैं, जो अपनी आवाज जिनको बुलंद करनी होती वो करते हैं। तो अगर पाबंदी होती, मैं तो सबसे यही कहता हूं कि अगर पाबंदी होती, तो आप मुझे नाम बताइए कि कितने जर्नलिस्ट जो हैं वो जेल में हैं अभी, जो खिलाफ बोलते हैं। आप नाम गिना नहीं पाएंगे, एक भी नहीं मिलेगा आपको। तो इसलिए ये बातें, वही मैं कहूंगा कि जर्नलिस्ट को एजेंडे के में फंसने की जरूरत नहीं है। अगर आजादी है बोलने की तो है, लिखने की आजादी है, भारत में ये है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 100% है, लेकिन बहुत ज्यादा है। क्योंकि इसके एग्जाम्पल हैं हमारे पास कि जो लोग विरोध में भी बोल रहे हैं, विरोध में भी काम कर रहे हैं, आर्टिकल्स विरोध में भी लिख रहे हैं, वो भी काम कर रहे हैं, और वो बोल रहे हैं जो उनके मन में आता है, वो बोलते हैं, वो करते हैं। अगर पाबंदी होती तो वो नहीं कर पाते ऐसा। बिल्कुल ठीक, लेकिन क्योंकि ज़ाहिर है कि इंडियन जर्नलिस्ट ने बात की थी तो मुझे लगा कि मैं आपसे भी एक जिसे कहते हैं डबल चेक करने वाली बात है, वो करूँ। लेकिन साथ-साथ आलोक जी, आप जब आपका अपना भी एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का यूट्यूब चैनल है और आप उस पे अपने वीडियोज़ वग़ैरह लगाते हैं, तो क्या सबसे पहले आपके माइंड में होता है कि आप एज़ अ जर्नलिस्ट क्या क्या समझते हैं कि आपने न्यूज़ को देखना है, उसके बाद उसको डबल चेक करना है, या सिर्फ़ एक तरफ से अगर न्यूज़ मिल गई है, क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है, खुद मुझसे भी कई बार गलतियाँ हुई हैं कि वो न्यूज़ हमने दे दी और वैसे ही और बातें में बाद में माफ़ी-वाफ़ी नहीं माँगती, मैंने चाह दी तो आप क्या सोचते हैं कि क्या क्या होता है कि क्या कितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, क्योंकि ये यूट्यूब का प्लेटफ़ॉर्म तो और भी ज़्यादा सेंसिटिव है? नहीं, देखिए, ये तो जर्नलिज्म की जब हम पढ़ाई करते थे तो पहला ही ये जो पहली चीज हमें सिखाई जाती थी कि फैक्ट चेक करना। जो खबर हुँ, आपको मिली है, क्या वो सही है? क्या आपके सोर्स ने जो खबर आप तक पहुंचाई है, क्या वो सही है? तो ये तो काम पहला स्टेप होता है। तो मैं जब भी करता हूँ ऐसा, तो मैं बिल्कुल एक नहीं, मैं 4-5 सोर्सेज से उसको कंफर्म करता हूँ। उसके बाद उस पर रिसर्च करता हूँ, एनालाइज करता हूँ कि क्या वाकई क्या क्या चीजें हैं, उसके बाद ही मैं कोई चीज आगे बढ़ाता हूँ। एक आध बार मुझसे भी गलतियां हुई हैं, क्योंकि 2-3 सोर्सेज ने सेम बात कह दी और वो खबर चल गई। हुँ। तो फिर बाद में पता चला कि नहीं यार, ये तो गड़बड़ हो गई। तो फिर मैं अब सोर्सेज की संख्या मैंने ज्यादा बढ़ा दी कि नहीं बॉस, ऐसे काम नहीं चलेगा। फैक्ट चेक तो आपको करना पड़ेगा, रीचेक करना पड़ेगा। और ये हम सबकी जिम्मेदारी है। देखिए, जिस प्लेटफॉर्म पे हम बैठे हैं या जो हमारा काम है, वो काम बहुत सेंसिटिव है। आपको हजारों लाखों लोग सुन रहे होते हैं, फॉलो कर रहे होते हैं। यानी कि आपकी जबान से अगर कोई चीज निकली या आपने कोई खबर दी, तो लाखों लोग आप पर विश्वास करते हैं कि बॉस इसने बताया है तो ये खबर सही होगी, और इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। तो हम लोगों को, जो पत्रकार बिरादरी है, उनको ये जिम्मेदारी समझनी होगी कि आप पर लाखों लोग जो हैं वो आंख मूंद कर विश्वास करते हैं। तो इसलिए जो भी बोलें, जो भी लिखें, जो भी बताएं, वो चेक करके और सोच समझ कर ही लिखें, बोलें और बताएं।
नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन फिर भी कभी कभार हो जाता है, गलती हो जाती है। लेकिन साथ साथ आलोक जी, ऑडियंस जो है हमारी, या जो लोग हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आपके ख्याल से पिछले 3-4 साल में वो कितने मेच्योर हुए हैं? आपके ख्याल से ऑडियंस बदली है, उनका माइंडसेट बदला है, या ये कि आप समझते हैं कि नहीं, एक इमोशनल किस्म की पब्लिक है हमारी, कि जो कह दिया तो उसके बाद वो एकदम मतलब नाराज भी हो जाएंगे और एकदम खुश भी हो जाएंगे, इस तरह के? देखिए, ये बात तो सही है कि पब्लिक का माइंडसेट जो है उसको पढ़ना, भांपना और बदलना, ये मुझे लगता है कि सबसे मुश्किल काम है। मतलब ये इतना आसान काम नहीं है। और अगर मैं पिछले 5-7 सालों में देखूं तो चूंकि मैं काफी लोगों के मिलता रहता हूं, बातचीत करता रहता हूं, सुनता रहता हूं, उसमें एक चीज है कि बदलाव तो हुए हैं। पॉजिटिव बदलाव भी हैं और नेगेटिव बदलाव भी हैं। जैसे आपने कहा कि लोग जज्बाती हो जाते हैं, वो एक चीज से अटैच हो जाते हैं और उसके खिलाफ, या अगर उसके खिलाफ कोई आपने बात कही तो वो आपसे नाराज हो जाएंगे, गुस्से में आ जाएंगे, आपसे लड़ाई भी कर लेंगे। तो सोशल मीडिया ने इस चीज को, जहां तक मुझे लग रहा है कि सोशल मीडिया ने इस चीज को और ज्यादा बढ़ा दिया है, क्योंकि सबकी पहुंच उस तक हो गई है। सारे लोग वो देख सकते हैं। पहले क्या होता था कि जी टीवी है तो टाइम मिला तो देखेंगे, सबके घर में टीवी भी नहीं था तो देखते थे। रेडियो की बात थी तो उसके पहले भाई एक रेडियो है, पता चला गांव में 2 रेडियो है तो वहां पहुंचे लोग, 2 4 10 लोग बात करें। लेकिन मोबाइल ने ये सारा खेल बदल दिया। मोबाइल और स्मार्टफोन आने के बाद तो भाई हर किसी के पास बोलने का भी अधिकार आ गया। कुछ भी बोल के वो गाली भी दे दे, वो भी बोल के देता है कि बॉस गाली सुन लो। पहले ऐसा नहीं था। तो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चीजें हुई हैं, और मुझे लगता है कि एक सोशल मीडिया या दूसरी चीजें हैं, उसके लिए कुछ पॉलिसीज हमें बनानी पड़ेंगी। मतलब मुझे लगता है कि सरकार को, चाहे पाकिस्तान की सरकार हो या भारत की सरकार हो, कुछ तो एक सीमा तय करनी पड़ेगी। नहीं तो ये मुझे लगता है कि आने वाले कुछ सालों में ये इतना ज्यादा एक्सप्लोड हो जाएगा कि इसका नुकसान भी हम सबको ही होगा, पूरे देश को होगा। मगर साथ साथ हम जैसे देखते हैं कि चाहे टीवी चैनल्स हो या यूट्यूब यूट्यूब चैनल हो, ज्यादातर जाहिर है फोकस जो है वो न्यूज के ऊपर ही होता है। लेकिन हर एक अपने अंदाज से उस न्यूज को बता रहा होता है। उसमें आपको क्या लगता है कि जो पब्लिक सुन रही है वो कितना ज्यादा, अगर कोई नेगेटिव न्यूज बताई जा रही है, चाहे किसी देश के बारे में ही हो, चाहे पाकिस्तान के लिए आप लोग बोलें या हिंदुस्तान के लिए हम लोग बोलें, उसको ऑडियंस क्या उसी तरीके से ले रही है, या खुद अपना भी दिमाग इस्तेमाल कर रही है कि नहीं, इस तरह से नहीं हो सकता, भारत इतना बुरा नहीं कर सकता, या पाकिस्तान इतना भी बुरा नहीं हो सकता, इस तरह भी कोई सोच रहा है, या सिर्फ सुनी सुनाई के ऊपर अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू बना रहे हैं? आरजू जी, ये बहुत कम ऐसे लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं। ज्यादातर लोगों की संख्या ऐसी है जो खबर मिल गई वो बिल्कुल शुरू हो जाएंगे कि बॉस ये बात सही है, पाकिस्तान ने ऐसा किया होगा, या हिंदुस्तान, जब पाकिस्तान की बात करूं तो हिंदुस्तान ने ऐसा किया होगा। मतलब मैं तो, एक रिएक्शन चैनल भी है मेरा, तो उसमें रिएक्शन चैनल शुरू करने के पीछे मेरा एक बड़ा अच्छा आइडिया था कि भाई आप पाकिस्तान को कैसे बेहतर समझेंगे जब आप पाकिस्तान के लोगों की बातें सुनेंगे। जो एक आम पाकिस्तानी है वो जो बातें करता है किसी टॉपिक को लेके, तो आपको अंदाजा मिलता है कि बाकी लोग भी कैसे सोच रहे होंगे, क्या सोच होगी उनकी। तो अब तक मैंने हजारों रिएक्शन वीडियो किए, हजारों लोगों की बातें सुनी। तो ये चीज मुझे समझ में आई कि जैसे ही कोई बात सेंसिटिव मुद्दा होता है जो भारत या पाकिस्तान किसी भी साइड में बताया जाता है, तो दोनों तरफ की आवाम उसको बहुत जज्बाती तौर पर देखती है और लड़ने मरने पर उतारू हो जाती है। तो ये तो बड़ा मुश्किल है अभी। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो आपने सवाल पूछा ना कि मीडिया की भूमिका क्या रहनी चाहिए, मीडिया को इन बातों को समझना चाहिए कि जो आप परोस रहे हो सामने वाले की थाली में, उसको वो खाकर उसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है, और वो इफेक्ट बहुत ज्यादा नेगेटिव हो रहा है। तो इसको पॉजिटिव बनाने की जरूरत है। इसलिए ऐसी स्टोरीज की जाएं, या ऐसी खबरें इस तरह से पेश न की जाएं सनसनीखेज बनाकर, और बिल्कुल चढ़ जाना जिसे कहते हैं। उसमें थोड़ी सी सेंसिटिविटी मुझे लगता है कि मीडिया को भी, चाहे यूट्यूब हो या कहीं भी हो, जहां भी आप दे रहे हो, वहां पर थोड़ी सी तो दिखाई जानी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि मीडिया की बहुत बड़ी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो दोनों देशों में, ठीक है, जो भी इस्टेब्लिशमेंट कर रही है या जो गवर्नमेंट्स कर रही हैं वो तो अपनी जगह कर ही रही हैं, लेकिन मीडिया का भी एक बहुत बड़ा रोल है। और आपके यहाँ जो है वो न्यूज़पेपर कितना पढ़ने का रिवाज रह गया? हमारे यहाँ तो बहुत ही कम हो गया है कि लोग न्यूज़पेपर पढ़ें। ज़्यादातर तो इंटरनेट से और उसी से सब न्यूज़ उठा लेते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा अपडेट होते रहते हैं ना, हर मिनट के बाद अपडेट आती है। लेकिन फिर भी खैर, मैं तो पराठा रखने के लिए भी इस्तेमाल करती हूँ। मगर ये कि वो आप बताइए मुझे, भारत में जो है वो मैगजीन्स या न्यूज़पेपर पढ़ने का अभी भी रिवाज है? बुक एक अलग चीज है, बुक तो खैर पढ़ते हैं लोग, लेकिन न्यूज़पेपर कम हो गए हैं।
नहीं, फर्क तो पड़ा है, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि न्यूज़पेपर पढ़ने वालों की तादाद जो है वो अच्छी खासी है। अब चूंकि डिजिटल फॉर्म में भी न्यूज़पेपर्स आ गए हैं और वो काफी अच्छा काम कर रहे हैं, क्वालिटी वाइज काम कर रहे हैं। देखिए, अखबार पढ़ने का हमारा मकसद क्या होता है? खबर तो हमें मिल जाती है, बट अखबार हमें एनालिसिस देता है। हम उसको एनालाइज करते हैं, वो डीपली लिखी गई होती हैं खबरें, रिसर्च करके लिखी गई होती हैं, उसके फोकास बताए गए होते हैं, उसके इफेक्ट्स बताए गए होते हैं। तो अखबार का ये फायदा है कि आपको एक मुकम्मल खबर मिलती है कि इसका इतिहास क्या रहा है, वर्तमान में क्या चल रहा है और इसका फ्यूचर क्या हो सकता है। एक थोड़ा सा ग्लांस मिल जाता है उस पर। तो ये बात सही है कि डिजिटली लोगों का रुझान, जो आजकल के युवा हैं, वो अखबार नहीं पढ़ना चाहते, ये बात सच है। हमारे जैसे लोग हैं जो थोड़े से पुराने हो गए हैं, वो अभी भी अखबार पढ़ते हैं, मैगजीन पढ़ते हैं, क्योंकि एक लगाव भी है, एक थोड़ा नॉस्टैल्जिया भी हो जाता है कि नहीं यार, ऐसे कैसे छोड़ दे, जो सालों से काम कर रहे हैं उसको कैसे छोड़ दे। लेकिन युवा पीढ़ी जो है, मुझे लगता है कि मैं इंडिया की बात बता रहा हूँ, कि वो डिपेंडेंट ज्यादा है ऑनलाइन सोर्सेज पे, डिजिटल सोर्सेज पे। तो इसीलिए जो इंडिया की मीडिया है, जो प्रिंट मीडिया है, उसने डिजिटली बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा अपने आप को स्टैब्लिश कर लिया है। और जो काम वो अखबार में कर रहे थे, वही काम अब वो डिजिटली, जो डिजिटल अखबार कह लीजिए उसे, उसके लिए भी कर रहे हैं, कि सेम वही इन डेप्थ एनालिसिस, वही खबरों के रिसर्च, वही सारी चीजें। तो मुझे लग रहा है कि ठीक है, आप अखबार पढ़ें या आप डिजिटली पढ़ें, आपको अगर नॉलेज मिल रही है उस हिसाब से तो ठीक है। लेकिन हाँ, ये है कि यहाँ पर अखबार पढ़ने का यहाँ भी कम हुआ है। कम हुआ है, बिल्कुल, क्योंकि खैर अभी भी मेरे घर में भी न्यूज़पेपर आते हैं, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे यही देखा गया है कि जो हमारे यानी बड़े हैं वो लोग ज़्यादा न्यूज़पेपर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, क्योंकि वो इतने ज़्यादा लैपटॉप या उन चीज़ों में नहीं है। लेकिन जो नई जनरेशन आ रही है वो तो बिल्कुल, मैंने देखा कि वो हाथ भी नहीं लगाती है न्यूज़पेपर को। मगर फिर भी होना चाहिए, ये चीज़ें साथ साथ चलनी चाहिए। थैंक यू सो मच कि आज आपने ज्वाइन किया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच थैंक यू सर। आजू जी, थैंक यू। नमस्ते नमस्ते। थैंक यू। थैंक यू।